डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ई लेक्चर में हम जानेंगे कि 15वीं शताब्दी में ऐसी क्या परिस्थितियां हुई जिनसे यूरोप के लोगों को, यूरोपवासियों को भारत अथवा पूर्व की तरफ जल मार्गों की खोज करनी पड़ी। ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, इन देशों में या मसालों के द्वीप समूह जैसे जावा, सुमात्रा, बाली, इन तक पहुंचने के लिए उन्हें जल मार्गों की खोज क्यों करनी पड़ी। पिछले ई लेक्चर के हिसाब से अभी हम यूरोप और एशिया की और कुछ हद तक अफ्रीका की भी भौगोलिक स्थिति से परिचित हैं कि ये अफ्रीका है, यूरोप में कई सारे देश हैं, उसमें इटली की भौगोलिक स्थिति ये है और कुस्तुनतुनिया जो टर्की की राजधानी है उसकी भौगोलिक स्थिति ये है, जो उसका आधा हिस्सा एशिया में पड़ता है और आधा हिस्सा भौगोलिक रूप से यूरोप में माना जाता है। तो इस तरह से जो कुस्तुनतुनिया है वो एशिया को यूरोप से स्थल मार्ग के द्वारा जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण नगर था। ये चीन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया। जल मार्गों की खोज में जो पहला सबसे महत्वपूर्ण कारण हमारे सामने उभर के आता है वो है यूरोप में नए नगरों का उदय एवं उनकी बढ़ती हुई जरूरतें। यूरोप में नए नगर कौन कौन से थे? जैसे कि इटली में वेनिस, ब्रिटेन में लंदन, इटली में मिलान, फ्लोरेंस, जर्मनी में गुटेनबर्ग। इस प्रकार से कई ऐसे छोटे छोटे नगर थे जो बढ़ते हुए व्यापार के कारण संपन्न हो रहे थे और व्यापार की संपन्नता के कारण वहां पर जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही थी, मृत्यु दर घट रही थी और ऐसे में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण उन नगरों का विकास हो रहा था और विकास के साथ साथ उनकी जरूरतें भी बढ़ रही थी और इन जरूरतों की पूर्ति करने के लिए पूर्वी देशों से अधिक सामान की इनको जरूरत पड़ती थी, आयात की अधिक जरूरत पड़ती थी। तो इसलिए भी उन्हें ये जरूरत थी कि न सिर्फ स्थल मार्ग से बल्कि कहीं जल मार्ग से भी इन देशों तक पहुंचा जा सके ताकि उन बढ़ती हुई जरूरतों की पूर्ति की जा सके। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण था इटली के व्यापारिक एकाधिकार से यूरोप के अन्य देशों को ईर्ष्या होती थी। इससे तात्पर्य यह है कि हालांकि पूरे यूरोप में ही व्यापारिक विकास हो रहा था, नगरों का विकास, कृषि का विकास, सामंतवाद का विकास, ये सब चीजें हो रही थी, लेकिन इसमें भी सबसे अधिक जो समृद्धि आ रही थी एक देश के तौर पर वो इटली में आ रही थी और उस आर्थिक समृद्धि के कारण न सिर्फ इटली के नगरों का अच्छी तरह से विकास हो रहा था बल्कि इटली की जो सेना थी उसकी सैन्य शक्ति भी बहुत अधिक धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी। इससे यूरोप के अन्य देश थोड़े से ईर्ष्या करते थे कि जो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में या व्यापारिक लाभ जो इटली को इतने अच्छे से मिल रहा है वो उन्हें क्यों न मिले। और इटली को ये ज्यादा लाभ इसलिए मिल रहा था क्योंकि भौगोलिक रूप से वह कुस्तुनतुनिया के बहुत अधिक पास था। तो रेशम मार्ग से, भारत से, यहां से जो भी सामान आता था वो कुस्तुनतुनिया में उतरता, डिलोड होता, वहां से ये इटली पहुंचता और इटली से ही यूरोप के अन्य देशों में इसका निर्यात किया जाता था। तो इटली की व्यापारिक दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति थी और इसी प्रकार से यूरोपीय देशों से जो सामान इकट्ठा होता था वो यहाँ पर इटली में आता, इटली से कुस्तुनतुनिया और फिर आगे पूर्वी देशों में उसका निर्यात किया जाता था। तो इटली को आयात और निर्यात दोनों ही तरीकों से बहुत अधिक लाभ मिलता था। तो उसके व्यापारिक संपन्नता का यह राज था। इससे यूरोप के अन्य देशों को ईर्ष्या होने लगी और उन्होंने छोटे छोटे से अभियान शुरू कर दिए कि किसी तरीके से इटली की बजाय किसी अन्य रास्ते से इन देशों तक पहुंचा जा सके। अगला एक कारण है कृषि की बजाय व्यापार का अधिक लाभप्रद होना।
हम सब भी जानते हैं कि मध्यकाल में चाहे भारत की बात हो या चीन की और यूरोप में भी यही था कि अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा या बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान कृषि का होता था। कृषि पर जनसंख्या का अधिकांश भाग निर्भर करता था। लेकिन अब इस समय बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ऐसी स्थिति आने लग गई थी कि न सिर्फ सामंतों को बल्कि किसानों को भी कृषि की बजाय व्यापार में अधिक लाभ दिखने लगा था। इसके दो कारण थे। एक तो ये कि सामंतों द्वारा किसानों का बहुत अधिक शोषण होता था, जिससे जो किसान थे वो गांव से पलायन कर शहरों की तरफ भाग जाते थे, क्योंकि वो उतने अधिक ऋण का या उनके अत्याचारों का सामना नहीं कर पाते थे। दूसरी बात ये थी कि जो नए नए नगर बस रहे थे उनमें विलासिता की चीजों के लिए, बड़े बड़े भवनों के लिए बड़े चर्च, भव्य चर्चों का निर्माण किया जाता, सामंतों के लिए बड़े बड़े महलों का, किलों का निर्माण किया जाता। उनमें जो किसान मजदूर के तौर पर काम करते थे उन्हें अधिक आय होती थी और साथ ही उन्हें सामंतों के शोषण का भी सामना नहीं करना पड़ता था। तो इसलिए अब ज्यादातर जो जनसंख्या थी, चाहे वो ऊपरी वर्ग की हो या किसान रूपी सामान्य वर्ग की, वो व्यापार की तरफ और अधिक झुकने लगी। किसानों की हमने बात की, उसी प्रकार से जो सामंत भी थे वो भी देख रहे थे कि जो व्यापारी वर्ग है वह ज्यादा तेजी से समृद्ध होता जा रहा है, उसके पास ज्यादा पैसा आ रहा है। और वो पैसा आने का कारण ये था कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे थे, उनमें मुनाफा बहुत अधिक था। उतना मुनाफा कृषि में किसी भी प्रकार से होना संभव नहीं था। इसलिए धीरे धीरे सामंतों की रुचि भी कृषि की बजाय व्यापार की तरफ होने लगी। एक अन्य कारण भी था जिसकी वजह से जल मार्गों की खोज के लिए अधिक रुझान बढ़ा। वह था स्थल व्यापारिक मार्ग का अधिक लंबा, असुरक्षित व महंगा होना। हमने पहले भी यह बात जानी है कि जिस मध्यकालीन विश्व की हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग रेशम मार्ग था, जो चीन के बीजिंग से होता हुआ शुरू होता था और पूरे मध्य एशिया को क्रॉस करते हुए यूरोप तक पहुंचता था। इसी रेशम मार्ग को भारत से निकलने वाली एक शाखा भी उसी में जाकर मिलती थी और दोनों तरफ से ये व्यापार इकट्ठा होकर व्यापारिक मार्ग ये जुड़ जाता था, यूरोप तक पहुंचता था, या हम कह सकते हैं कुस्तुनतुनिया तक पहुंचता था। अब स्थिति ये थी कि इस पूरे व्यापारिक मार्ग की चीन से लेकर इटली तक इसकी जो दूरी थी वो 8,200 किलोमीटर की थी। आज के समय में चाहे यह दूरी हमें बहुत अधिक न लगे, लेकिन हम जिस मध्यकालीन विश्व की बात कर रहे हैं, जिस समय घोड़ा ही सबसे अधिक तेज साधन होता था और इतने लंबे रास्ते पर जाहिर है कि घोड़ा इतना अधिक सामान लेकर नहीं चल सकता था, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ऊंटों पर लादकर, सामान लादकर किया जाता था। उन्हें एक तरफ का चक्कर लगाने में करीबन 2.5 साल का समय लग जाता था। यानी कोई व्यापारिक काफिला यदि चीन से अपना सामान लेकर निकला है तो यूरोप तक पहुंचते पहुंचते उसे 2.5 साल लग जाते थे। वहां वह अपने सामान को बेचता, वहां से जो सामान की जरूरत होती उसे खरीदता और वापस उसे पहुंचने में फिर से 2.5 साल लग जाते थे। तो ये इतना अधिक समय लेने वाला रास्ता था। उसके अतिरिक्त यह बहुत अधिक असुरक्षित भी था। असुरक्षित इसलिए था कि इतने लंबे स्थल मार्ग पर बीच बीच में काफी लंबे दूरी तक कोई भी सैनिक चौकी नहीं होती थी, सुरक्षा चौकी नहीं होती थी। बिल्कुल बियाबान जैसे अधिक जंगलों से या पहाड़ों से अथवा रेगिस्तानी इलाके से गुजरना पड़ता था और वहां पर प्राय आसपास के कबीले वाले इन व्यापारिक काफिलों को लूटते रहते थे। तो न सिर्फ माल का जोखिम था, यानी आर्थिक हानि होने का जोखिम था, बल्कि जान की भी हानि हो सकती थी। तो इसलिए यह बहुत अधिक असुरक्षित भी माना जाता था। एक जगह से निकल गए तो जरूरी नहीं कि दूसरी जगह पर आपके ऊपर हमला नहीं होगा। इसके अतिरिक्त एक इसका कारण यह भी था कि यह बहुत अधिक महंगा था। महंगा इसलिए था कि जितने अधिक
राज्यों से ये या देशों से होकर ये राजमार्ग गुजरेगा, उतने ही अधिक जगह जगह पर उसे टैक्स चुकाना पड़ेगा, चुंगी चुकानी पड़ेगी, व्यापारिक चुंगी चुकानी पड़ेगी। और हर जगह का टैक्स चुकाते हुए अंत तक पहुंचते पहुंचते वह सामान बहुत अधिक महंगा हो जाता था। इसलिए यूरोप के जो देश के लोग थे, व्यापारी वर्ग था, वो ये सोचने लगा कि ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए जिसमें या तो इतना समय ना लगे, या इतना असुरक्षित नहीं हो, या थोड़ा सस्ता भी हो। आज के लिए इतना ही, और बाकी बचे कारणों के बारे में हम अगले ई लेक्चर में जानेंगे। थैंक यू।